हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि पेरिस में स्थित आईफल टावर को एक बार गिराने का प्लान बनाया गया था? क्या आपको पता है कि हमें बचपन से ये क्यों सिखाया जाता है कि अगर कोई अजनबी हमें कुछ खाने को दे तो मत लेना, और फिर काली बिल्ली के रास्ता काटने पर अपशगुन क्यों माना जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही रोचक हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। एड्रियन कार्टन दे वियाट नाम का एक ब्रिटिश सोल्जर था जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड दोनों वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। इन्होंने कई बार मौत तक को चकमा दिया। युद्ध के दौरान उनके चेहरे, सिर, कान और पेट पर गोली लगी थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक बार जब डॉक्टर ने उनकी उंगली का ऑपरेशन करने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने दांतों से खुद ही अपनी उंगली को काट कर अलग कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में उनका बायां हाथ भी चला गया क्योंकि डॉक्टर के इनकार करने के बाद उन्होंने खुद अपने दांतों से 2 उंगलियां काट कर फेंक तो दी, लेकिन बाद में सर्जन को उनका हाथ ही काटना पड़ा क्योंकि उनके पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल चुका था। इसी के साथ दोस्तों 61 साल की उम्र में उन्हें इटली की सेना ने कैदी बना लिया, जिसके बाद उन्होंने बचने के लिए 60 फीट लंबी सुरंग खोद डाली, लेकिन बदकिस्मती से वो सफल नहीं हो पाए। साल 1963 में 83 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेरिस में स्थित आईफल टावर को बाद में गिराया जाना था? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस टावर को साल 1889 के वर्ल्ड एग्जीबिशन के लिए एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया था, लेकिन 20 साल बाद इसे गिराने की योजना थी। इस टावर का डिजाइन अलेक्जेंडर गुस्तावे आईफल ने किया था और खास बात यह है कि इन्हीं के नाम पर इस टावर का नाम रखा गया। हालांकि गुस्तावे ने चालाकी से इस टावर में एक रेडियो एंटीना और वायरलेस टेलीग्राफ ट्रांसमीटर लगाया था, जिसने कि इसे बहुत उपयोगी बना दिया, और ऐसे में फ्रांस की सरकार ने फैसला किया कि इसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा। इस टावर को बनाने में 2 साल, 2 महीने और 5 दिन का समय लगा। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि हर साल इस टावर पर करीब 60 टन का पेंट लगाया जाता है, जिससे कि ये चमकदार और सुंदर दिखता है। इसके अलावा ये पेंट इस लोहे को जंग लगने से बचाने में भी मदद करता है। दोस्तों, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि क्या लाइटर पहले आया था या माचिस, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि माचिस पहले आया था, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लाइटर माचिस से भी पुराना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। लाइटर को साल 1823 में मशहूर जर्मन केमिस्ट जोहन डॉबहेनर ने बनाया था और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एक केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल किया गया और चिंगारी मारने के लिए इसमें गन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव किए गए, और रही बात माचिस की, तो इसका आविष्कार इसके 3 साल बाद हुआ, जिसे साल 1826 में एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन वॉकर ने किया था। दोस्तों, हर एक सेकंड में दुनिया में कहीं ना कोई कार एक्सीडेंट तो होता ही है। ये हादसा कभी नॉर्मल तो कभी कभी जानलेवा भी होते हैं। वहीं ऐसा देखा गया है कि 99% एक्सीडेंट्स लापरवाही के कारण होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहला कार एक्सीडेंट कब, कैसे और क्यों हुआ था? आपको बता दें कि पहला एक्सीडेंट भी तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते हुआ था। इसी तरह दोस्तों, पहला एक्सीडेंट 1834 का बताया जाता है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। कहा जाता है कि ये एक्सीडेंट कार में ब्लास्ट होने के कारण हुआ था, जिसे एक तकनीकी खराबी कहा जाता है। वहीं दोस्तों, रिकॉर्ड में दर्ज पहला हादसा 1869 का है, जिसमें फेमस एस्ट्रोनॉमर मैरी वार्ड की मौत हो गई। मैरी तेज रफ्तार से ड्राइविंग कर रही थी और एक मोड़ पर उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, और इस हादसे के बाद आयरलैंड में पहली बार रोड सेफ्टी और वाहन चलाने को लेकर नियम बनाए गए। दोस्तों, आपको पता होगा कि हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि वह कभी भी एक साथ उड़ान नहीं भरेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि अगर उड़ान भरते समय कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उन दोनों में से एक की ही जान जाएगी। इन दोनों भाइयों ने सिर्फ एक बार ही एक साथ उड़ान भरी। राइट ब्रदर्स की हवाई जहाज बनाने की कई कोशिशें नाकाम हुई। इन दोनों भाइयों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी। उन्होंने साइकिल के पुर्जे जोड़कर हवाई जहाज का आविष्कार किया, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने एक ग्लाइडर बनाया, जिसे लीवर्स की मदद से जमीन पर रस्सियां बांधकर कंट्रोल किया जाता था।
वहीं 17 दिसंबर 1903 के दिन राइट ब्रदर्स ऑरविल और विल्बर ने नॉर्थ कैरोलिना में राइट फ्लायर नाम के एक एरोप्लेन से सफल उड़ान भरी। ये विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ा, जिसके बाद इसे 3 बार और दोहराया गया। चौथी बार उड़ान बड़े भाई विल्बर ने भरी और तब ये विमान 852 फीट की ऊंचाई पर उड़ा, जहां पर ये 1 मिनट तक हवा में रहा। इस तरह ये समझ गए कि हवा में मशीनें किस तरह से चलती हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सबसे पहले ये सिखाते हैं कि वे किसी भी अजनबी से चॉकलेट या कोई भी खाने की चीज ना लें। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है? आपको बता दें कि 1 जुलाई 1874 में अमेरिका में रहने वाला एक 4 साल का बच्चा किडनैप हो गया, जिसका नाम था चार्ल्स रॉस। लेकिन इस बच्चे को कभी भी ढूंढा नहीं जा सका और इसलिए अमेरिका के इतिहास में इसे मोस्ट फेमस डिसअपीयरेंस माना जाता है। अमेरिका के इतिहास में ये ऐसी किडनैपिंग थी जिसे मीडिया में वाइडली रिपोर्ट किया गया। इस बच्चे को 2 अजनबियों ने एक कैंडी की लालच देकर बहलाया फुसलाया, क्योंकि उस समय दुनिया भर के लोगों को इसमें इंटरेस्ट था और यही कारण है जिससे आज भी बच्चों को उनके माँ बाप किसी अजनबी से कुछ भी ना लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, जैसा कि गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है, तो क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक जमाना ऐसा भी था कि आपको रेडियो सुनने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। आपको सुनने में ये बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन ये 100% सच है। आज से करीब 5 दशक पहले रेडियो सुनने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती थी और इसे बकायदा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जारी करता था। ये लाइसेंस वैसे ही होते थे जैसे कि ड्राइविंग करने, कोई हथियार रखने या अन्य किसी काम के लिए लाइसेंस बनाना पड़ता हो। रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट 1885 के अंतर्गत जारी होता था और ये लाइसेंस डोमेस्टिक और कमर्शियल 2 तरह के होते थे। इसके साथ ही लाइसेंस पर टिकट लगाकर इसे हर साल रिन्यू कराया जाता था और बिना लाइसेंस के रेडियो कार्यक्रम को सुनना कानूनी अपराध माना जाता था। दोस्तों, समुराई के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। अगर सिंपल लफ्जों में कहें तो ये जापानीज योद्धा होते हैं। 12वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के बीच समुराई वॉरियर बनना बेहद टफ काम था। अगर कोई बन भी गया तो किसी जंग में हार मिलने के बाद उसके लिए आम लोगों की तरह जिंदगी जीना सबसे कठिन काम होता था। 18वीं सदी में अगर कोई समुराई योद्धा जंग हार जाता तो ऐसी सिचुएशन में उसे सेपुको नाम की रस्म के तहत अपने ही हाथों से अपनी आंतड़ियों को चीर कर शरीर से अलग कर देना होता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। समुराई योद्धा खुद को खंजर मारकर अपने आप को शहीद कर लेते हैं और इस प्रथा को हराकिरी कहा जाता है। हार के बावजूद उन्हें काफी सम्मान दिया जाता था और कानूनन उनका अंतिम संस्कार भी होता था। दोस्तों, अगर हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं और हमारे रास्ते में कोई काली बिल्ली गुजर जाती है तो हम इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आपको बता दें कि 13वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च के पोप ग्रेगोरी ने ये दावा किया कि काली बिल्ली का संबंध डेविल वर्शिपर से होता है, इसलिए काली बिल्लियों का वजूद इस दुनिया के लिए सही नहीं है। इसके बाद यूरोप में काली बिल्लियों का सफाया करना शुरू कर दिया गया और उनकी तादाद कम होने लगी। बस फिर क्या था, एक तरफ काली बिल्लियों की तादाद कम होने लगी और दूसरी तरफ चूहों की तादाद काफी मात्रा में बढ़ने लगी और ऐसा भी माना जाता है कि इसी कारण 14वीं शताब्दी में यूरोप में ब्लैक डेथ महामारी पूरे तरीके से फैल चुकी थी। इसकी वजह से यूरोप की आधी आबादी भी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, अब जो फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। फ्लोरिडा में मैरी एन फ्रैंको नाम की एक महिला, जिसका साल 1993 में कार एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने के कारण वे ग्रेजुअली ब्लाइंड हो जाती हैं। लेकिन साल 2015 में उनके साथ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप बेहद शॉक्ड हो जाएंगे। 2015 में मैरी अपने घर में ही गिर जाती है, जिसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में फिर से चोट लगती है, जिससे कि उनका ऑपरेशन होता है। बस फिर क्या, 20 साल बाद उनकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाती है ना फिल्मों जैसी स्टोरी। दोस्तों, आपने इतिहास में जानवरों की बलि देने वाली कई सभ्यताओं के बारे में सुना होगा, लेकिन इस फैक्ट में हम आपको किसी जानवर की बलि देने वाली सभ्यता के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता के बारे में बताने वाले हैं जहां इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी।
जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मायन सभ्यता के बारे में। मायन सभ्यता के लोग मानते थे कि देवताओं को खून अर्पित करने से देवता खुश होते हैं, इसलिए वे देवताओं को खुश करने के लिए किसी जिंदा इंसान के दिल को निकाल लेते थे और फिर इस प्रथा के दौरान कैदियों में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता था। सोवियत सोल्जर्स पहले सोल्जर थे जिन्होंने नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स को लिबरेट कराया था। 23 जुलाई 1944 को उन्होंने सबसे पहले मेज़्देनिक कंसंट्रेशन कैंप को लिबरेट कराया था। वहां सोवियत सोल्जर्स ने जो दहशत की तस्वीर देखी उससे उनके होश उड़ गए और जब लोगों को इसके बारे में बताया गया तो उन्होंने इस बात पर विश्वास ही नहीं किया। दुनिया को इस बात की खबर ही नहीं थी कि जर्मनी और जर्मन ऑक्युपाइड कंट्रीज में यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी संख्या में यहूदियों का नरसंहार हुआ था। साल 1941 से 1945 में नाजी जर्मनी ने यूरोप में करीब 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 19वीं शताब्दी में अलार्म की जगह एक ऐसा शख्स रखा जाता था जिसे नौकर अब कहा जाता है। इसका काम अपने क्लाइंट के दरवाजे पर तब तक नॉक करना होता था जब तक कि वह व्यक्ति जाग नहीं जाता। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिनका घर ऊंचे मंजिलों पर होता था उनके विंडोज पर एक लंबे डंडे से नॉक किया जाता था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति सड़कों पर हाई हील्स पहनकर निकल जाए तो क्या होगा? जाहिर है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। आपको ये सुनकर बेहद हंसी आई होगी, लेकिन आपको बता दें कि लुईस 14 की हाइट महज 5 फीट 4 इंच थी, लेकिन उन्होंने अपनी हाइट को ज्यादा दिखाने के लिए 10 इंच वाली हाई हील्स पहननी शुरू कर दी। पुरुषों के हाई हील्स पहनने का दौर कई दशकों तक चला, लेकिन साल 1740 के आते आते पुरुषों ने हाई हील्स पहनना बंद कर दिया। साल 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट बीमार पड़ चुके थे, जिसके बाद 12 दिन बाद उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी लाश ने 6 दिनों तक डिकम्पोजिशन का कोई साइन नहीं दिखाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि अलेक्जेंडर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर गुलियन बेरे सिंड्रोम से पीड़ित थे। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जब अलेक्जेंडर को मरा हुआ मान लिया गया उस समय वो केवल पैरालाइज थे और बाकायदा जानते थे कि उन्हें मृत घोषित करके जिंदा दफना दिया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताया गया कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।